तो ये हमारा चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सॉइल तक कवर किया था, आगे आज हम उसके आगे कवर करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वाटर वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स। 3/4 of the earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. It was in the primitive ocean that life began almost 3.5 billion years back. Even today, the oceans cover two-thirds of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. The ocean water is, however, saline and not fit for human consumption. Fresh water account for only 2.7%. Nearly 70% of this occur as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland, and mountain regions. Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes, and as water vapor in the atmosphere. तो ये बोल रहे हैं कि जो वाटर है ये वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल हम लोगों ने नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, पता ये क्या होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, तो ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है हमारा। 3/4 जो अर्थ का सरफेस है, 3/4 का मतलब 75% है ना। हमारे अर्थ का सरफेस जो है वो वाटर से कवर है और इसलिए हम अपने प्लैनेट को वाटर प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशन, जो हमारे ओशंस है ना उसमें लाइफ शुरू हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, ईयर्स एगो। वहाँ पे हमारी जो ओशन है, प्रिमिटिव ओशन है, लाइफ वहाँ से शुरू हुई थी। इवन आज भी हम देखें तो ओशन में जो ओशन है वो 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो कवर करता है। 2/3 दैट मीन 66% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर करता है। ठीक है, एंड जो रिच वैरायटी है प्लांट और एनिमल लाइफ की वो भी सपोर्ट देता है ना, उसको भी सपोर्ट देता है कौन? ओशन। लेकिन ओशन वाटर देखें तो ओशन वाटर सलाइन है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं है, मतलब फिट नहीं है। ठीक है, फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर जो है वो सिर्फ 2.7% है, जिसमें से 70% जो है ना वो आइस शीट और ग्लेशियर्स में है। इस 2.7% का 70% जो है वो आइस शीट और ग्लेशियर्स में है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स के जो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स है ना उसमें है ये 70%। इसकी लोकेशन की वजह से देखें तो ये इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, मतलब पहुंचने लायक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 1% जो है वो फ्रेश वाटर अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए, है ना, अवेलेबल है और फिट है ह्यूमन यूज़ के लिए। जितना वाटर है उसका सिर्फ 1% वाटर। ठीक, ये हमें मिलता है ग्राउंड वाटर में, सरफेस वाटर जो रिवर और लेक में मिल रहा है, उसके अलावा वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उसमें मिल रहा है ये 1% वाटर। ठीक है, फिर फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। इट्स abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the ocean, the air, the land, and back again through the process of evaporation, precipitation, and runoff. This is, you already know, is referred to as the water cycle. क्या बोल रहे हैं कि जो वाटर है ना, इसलिए वाटर हमारा एक मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस बन जाता है अर्थ का। ये ना तो ऐड होता है ना ही सब्सट्रैक्ट होता है अर्थ पे। इसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, जितना ये है उतना ही है। ये ना ये ज़्यादा होगा ना कम होगा, सिर्फ इसकी अबंडेंस जो है ना ये वैरी इसलिए करती है क्योंकि ये कांस्टेंट मोशन में रहता है ना। जैसे ये ओशन में है, फिर एयर में गया, फिर लैंड पे आया, फिर से ये ओशन में गया, ऐसे करके ये पूरा मोशन में रहता है। और इस किस प्रोसेस से? इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ वाले प्रोसेस से ये पूरा मोशन में रहता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, हम आई थिंक ये पहले पढ़ा जा चुका है 7th में वाटर साइकिल को, है ना। 6th से 7th में आई थिंक पढ़ा है इस वाटर साइकिल को, कि हमारा जो वाटर है वो जब क्लाउड्स बनेंगे, प्रेसिपिटेट होगा मतलब बारिश होगी, उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन, जैसे हमारा लैंड पे आया, लैंड से रन ऑफ हुआ, वो ओशंस में गया और फिर वहाँ से ओशंस या लेक्स में गया, पॉन्ड्स में गया, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा, इवेपोरेशन हुआ और इवेपोरेशन होके भाप बन के फिर वो उड़ गया और फिर से वो बादल बन गया और बादल बन के फिर से वो प्रेसिपिटेट कर गया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है और इसे हम कहते हैं कि ये है वाटर साइकिल। ठीक है, we humans use amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Water
for agriculture industry, generating electricity through reservoir of dams are the other uses. Increasing population, rising demand for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are major factors leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water source or water pollution. क्या बोल रहे हैं कि जो लोग हैं ना, ह्यूमंस जो है वो वाटर का यूज़ करते हैं ना ही सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए, लेकिन प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी वाटर का यूज़ किया जाता है। जैसे वाटर का एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, डैम्स के थ्रू, डैम्स के रिजर्वायर के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वाटर से। पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी डिमांड फूड और कैश क्रॉप की बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है ना, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। अर्बन पॉपुलेशन बढ़ना और डिमांड बढ़ना फूड एंड कैश क्रॉप की, अर्बनाइजेशन का बढ़ना, है ना, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ना, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है उसका शॉर्टेज हो गया है, क्योंकि या तो वाटर सोर्स जो है वो ड्राई अप हो चुके हैं या तो वो पॉल्यूट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओके। फिर आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर। There is scarcity of water in many regions of the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America, and entire Australia are facing shortage in fresh water supply. Countries located in climatic zones most susceptible to droughts face great problems of water scarcity. Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by overexploitation and contamination of water sources. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो वाटर की स्कार्सिटी जो है वर्ल्ड में कई सारे रीजन्स में है। जैसे हम देखें, हमारा अफ्रीका हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, वेस्टर्न यूएसए का पार्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको हो गया, साउथ अमेरिका के पार्ट्स हो गए, ऑस्ट्रेलिया पूरा हो गया। यहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज बनी रहती है हमेशा, है ना, यहाँ पे फेस कर रहे हैं फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज। ठीक, कंट्रीज़ जो कि क्लाइमेटिक जोन्स, ऐसी क्लाइमेटिक जोन्स में आती है जो ड्रॉट्स के लिए ससेप्टेबल है, वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। ठीक है, दस जो वाटर शॉर्टेज है ये वेरिएशन, मतलब ये क्या है कि सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन का कॉन्सिक्वेंस है, या फिर स्कार्सिटी किसकी वजह से हो रही है, मतलब या तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा, सीजनल या एनुअल प्रेसिपिटेशन, बारिश नहीं हो रही है, उसके कारण की वजह से वाटर शॉर्टेज है, या तो वहाँ ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है, या कंटेमिनेशन हो रहा है, इसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी है। ठीक है, हम वाटर को कंजर्व कैसे करें, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज देखते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स is a major problem facing the world today. Steps have to be taken to conserve this dwindling resource. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals, or industrial effluent in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrate, metals and pesticides. क्या बोल रहे हैं कि जो क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स का एक्सेस है ना, वो एक मेजर प्रॉब्लम है जो आज वर्ल्ड फेस कर रहा है। ठीक, तो हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस dwindling रिसोर्स को, मतलब इस रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो हम देखें तो हमारा वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन ओवर यूज़ और पोल्यूशन की वजह से इसका जो यूज़ है ना वो अनफिट हो चुका है। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा सीवेज है वो अनट्रीटेड होगा या पार्शली ट्रीटेड, उसको डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, एग्रीकल्चरल केमिकल्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं, या फिर जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं उनको वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर रहे हैं। इससे वाटर जो बॉडीज़ है वो कंटामिनेट हो रही हैं, और इस कंटामिनेशन से इसमें क्या मतलब ये पॉल्यूट कर रहा है वाटर को, किसके साथ में, यहाँ पे नाइट्रेट, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें जाके वाटर में मिल रही हैं। And most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. तो ये जो हमारे chemicals है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है ये हज़ारों साल वहीं पड़े रहेंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, और ये चले जाते हैं हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में, आ जाते हैं वाटर के थ्रू। और वाटर पोल्यूशन जो है वो हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इन इफ्लुएंट्स को ट्रीट करके फिर हम इसको वाटर
बॉडीज़ में रिलीज़ करें। मतलब वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करने के लिए, रिलीज़ करने से पहले ये जो सारे इफ्लुएंट्स, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो सीवेज हो या एग्रीकल्चरल केमिकल्स हो, इनको अच्छे से ट्रीट करके फिर डिस्चार्ज करें तो हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is another method to save surface runoff. The canals used for irrigating fields should be properly lined to minimize losses by water seepage. Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. देखो यहाँ पे एक चीज़ तो ये बोला कि इफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट करो, अच्छे से ट्रीट करके फिर डिस्चार्ज करो वाटर बॉडीज़ में, ठीक, उससे हम पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस को यहाँ पे हम लगाएं, जिसकी वजह से क्या हो कि सरफेस रन ऑफ जो है वो स्लो हो जाए और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिप्लेनिश हो जाए। फिर वाटर हार्वेस्टिंग अनदर मेथड है जो सरफेस रन ऑफ है उसको सेव करने का। उसके अलावा कैनाल्स को यूज़ कर सकते हैं फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, जिससे कि वाटर सीपेज की जो प्रॉब्लम है ना वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। स्प्रिंकलर्स जो हैं उससे हम इफ़ेक्टिवली एरिया को इरिगेट कर सकते हैं, जिससे वाटर लॉस जो है वो चेक हो जाएगा। उसके अलावा जो ड्राई रीजन्स है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन या फिर ट्रिकल इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। जो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है ना इसको हम इस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, ये सारे मीन्स ऑफ इरिगेशन को अडॉप्ट करके, ठीक। नाउ हम आते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पे, ठीक है। यहाँ भी एक स्टोरी से शुरू किया गया है। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन exhibition on handicrafts. Yeah, the article in the exhibition were collected from different part of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." "Yes, it is made from jute," the teacher said. "Do you see those basket, lampshades and chairs? Those are made of canes and bamboos. In the eastern and northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty." Jessie was excited to see a silk scarf. "See this beautiful scarf," the teacher explained that silk is obtained from silkworm that are bred on mulberry trees. The children understood that plant provide us with many different products that we use in our day-to-day life. यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो स्कूल चिल्ड्रन हैं वो एग्जीबिशन हैंडीक्राफ्ट की होती है उसको देखने जाते हैं, है ना। कुछ आर्टिकल वहाँ पे एग्जीबिशन में बहुत सारे आर्टिकल्स आए होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से, ठीक। मोना पिक करती है एक बैग को और वो कहती है कितना अच्छा हैंड बैग है ये, ठीक। तो उसकी टीचर क्या बोलती है, यस ये जूट से बना हुआ है ना। तुमने उस बास्केट, लैम्प शेड और चेयर को देखा है, ये सारे केन और बॉम्बो के बने हुए हैं, ठीक। अब टीचर बोल रही है ये ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो ह्यूमिड रीजन है इंडिया का, वहाँ पे बॉम्बो बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, ये पूरा टीचर ने बोला, ठीक। फिर जैसी जो है वो एक सिल्क का स्कार्फ देख के एक्साइटेड हो जाती है, तो टीचर फिर से एक्सप्लेन कर मतलब और इस एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है देखो कितना अच्छा स्कार्फ है। तो टीचर एक्सप्लेन करती है कि जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से बनता है और सिल्क वॉर्म जो है वो मलबरी ट्री पे ब्रीड करता है, ठीक है। चिल्ड्रन जो है वो समझ जाते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं अपने, ठीक है। तो चलो, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली in the narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. ये बायोस्फीयर वर्ड हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है पहले की क्लासेस की वीडियोस में, कि जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, मतलब क्या कहने का मतलब कि लाइफ एग्जिस्ट करती है वहाँ पे जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मीट करते हैं। ये तीनों का जो कॉन्टैक्ट जोन है ना वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और उस कॉन्टैक्ट जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। इन सारे वर्ड्स को हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स
आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। इस बायोस्फीयर में देखिए जो लिविंग बींग्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है ये वैल्यूएबल रिसोर्स है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, give shelter to animal, produce oxygen we breathe, protect soil, so essential for growing crop, act as shelter belt, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, turpentine, oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. There are innumerable uses of plants and you can add some more. तो यहाँ पे प्लांट्स के यूजेस बताया कि प्लांट्स हमें टिम्बर प्रोवाइड कराता है, एनिमल्स को शेल्टर देता है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है ना, प्रोड्यूस करता है हमारे लिए ऑक्सीजन, फिर हम सॉइल को प्रोटेक्ट करता है जिसपे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फिर ये शेल्टर बेल्ट के जैसे एक्ट करता है, अभी हमने देखा था प्लांट्स लगा देते हैं ना, ट्रीज लगा देते हैं, फिर यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर के स्टोरेज में हेल्प करता है। अभी हमने ये भी पढ़ा कि वाटर का स्टोरेज करना, वाटर कंजर्व करना है तो पेड़ लगाओ। फिर फ्रूट्स, नट्स, लैटेक्स, टर्पेंटाइन, ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराता है, और पेपर भी देता है हाँ, जो स्टडीज़ के लिए इसेंशियल है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं प्लांट्स के हमारे। जो वाइल्ड लाइफ है इंक्लूड एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वाटिक लाइफ फॉर्म। वाइल्ड लाइफ में कौन कौन आता है? तो एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, उसके अलावा एक्वाटिक लाइफ फॉर्म आती है। ठीक है, दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड एंड वूल। Insect like bees provide us honey, help in pollination of flowers, and have an important role to play as decomposer in the ecosystem. The birds feed on insects and act as decomposer as well. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. So, animal, big or small, are an integral टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ है ना, ये हमें मिल्क, मीट, हाइड, वूल, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा इंसेक्ट्स जो हैं, जैसे बीज की बात करें तो हमें हनी देती है, पॉलिनेशन में हेल्प करती है, फ्लावर्स की पॉलिनेशन में हेल्प करती है ना। उसके अलावा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिकम्पोजर। ये जो इंसेक्ट्स हैं वो इकोसिस्टम में डिकम्पोजर के जैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बर्ड्स जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं वो भी डिकम्पोजर के जैसे रोल प्ले करते हैं। जैसे वल्चर की बात करें तो वल्चर जो है वो डेड लाइफ स्टॉक को फीड करता है, वो स्कैवेंजर होता है ना, वाइटल क्लींजर है इन्वायरमेंट का वो। सो एनिमल चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, वो इंटीग्रल है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखें अगर हम नेचुरल वेजिटेशन का। The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. The major vegetation types of the world are grouped as forest, grasslands, shrubs and tundra. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वेजिटेशन का ग्रोथ है वो डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे। जो मेजर वेजिटेशन टाइप है वर्ल्ड में वो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स और टुंड्रा, इन 4 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल huge trees may thrive. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. Short stunted trees and grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grasslands of the world. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे ह्यूज ट्रीज होंगे। ठीक, तो जो फॉरेस्ट है ना वो किससे एसोसिएटेड है? उन एरिया से जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई है। ठीक, जैसे जैसे मॉइस्चर जो है वो डिक्रीज होता रहेगा, साइज़ जो है ट्री का वो भी कम होता रहेगा और डेंसिटी भी कम होती रहेगी। मतलब शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज जो हैं, ग्रासेस जो हैं, वो उन रीजन में ग्रो करेंगे जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होगी, और ये क्या बना देंगे? ये ग्रासलैंड्स बना देंगे। थोनी श्रब्स एंड जो श्रब्स एंड स्क्रब्स हैं वो ग्रो करते हैं इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जो ये हमारे थोनी श्रब्स और स्क्रब्स है ना, वो ड्राई एरियाज में जहाँ पे लो रेनफॉल होती है वहाँ पे ग्रो करते हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थोनी and waxy surface reduce
लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे ये जो प्लांट्स होते हैं इन एरियाज़ में, उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ही डीप होती हैं, और जो लीव्स होंगी वो थोड़नी लीव्स होंगी और वैक्सी सरफेस होगी उनकी, जिससे कि मॉइस्चर का जो लॉस है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ना हो पाए। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस। तो यहाँ पे जो पोलर रीजन्स का टुंड्रा वेजिटेशन है वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे मॉसेस एंड लाइकेंस होंगे। टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैन देयर वर 2 centuries बैक। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैन देयर वर 2 centuries बैक। 2 सेंचुरी पहले जितने लोग थे ना, उससे बहुत ज़्यादा लोग आ जाए। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो 2 सेंचुरी पहले जितने लोग थे ना, उससे बहुत ज़्यादा लोग आज हैं। उनको फीड करने के लिए, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है उनका, तो उनको फीड करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कवर बहुत ही तेज़ी से कम होता जा रहा है, जिससे कि उसको कंजर्व करना एक ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट आर wealth. Plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. Many species have become vulnerable or endangered, and some are on the verge of extinction. Deforestation, soil erosion, construction activities, forest fire, tsunami, and landslide are some of the human and natural factors which which accelerate the process of extinction of these resources. One of the major concerns is the poaching, which result in a sharp decline in the number of particular species. The animals are poached for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns, as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, orchids and peacock. These can be conserved by increasing awareness. देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो फॉरेस्ट है वो हमारा वेल्थ है। प्लांट जो है वो एनिमल को शेल्टर प्रोवाइड कराता है, और ये सारे मिलके इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, है ना। क्लाइमेट में चेंजेस, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या हो रहा है कि जो नेचुरल हैबिटेट है उसका लॉस हो रहा है। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो नेचुरल हैबिटेट है उसका लॉस हो रहा है ना। उसका कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरफेरेंस। बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो वल्नरेबल हो चुकी हैं, एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, या बहुत सारी जो हैं वो एक्सटिंक्शन तक, मतलब वो ख़त्म होने वाली हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सारे कुछ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो ये प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन है रिसोर्सेज का, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। एक मेजर जो कारण है वो क्या है, वो पोचिंग है। पोचिंग का मतलब क्या होता है कि जो जानवरों को पकड़ना, है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का शार्प डिक्लाइन हो रहा है। एनिमल को पोच किया जाता है, मतलब उसको पकड़ा जाता है, किसके लिए, कलेक्शन के लिए, इलीगल ट्रेड के लिए। किसका ट्रेड करते हैं, हाइड का, उसकी स्किन का, नेल का, टीथ का, हॉर्न का, फेदर्स का, है ना, इन सब की ट्रेड के लिए, इलीगल ट्रेड के लिए उनको पकड़ा जाता है। ठीक, उन एनिमल्स में कौन कौन आते हैं, जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनो हो गया, हमारा स्नो लेपर्ड, ऑर्चिड, पिकॉक, ये सारे आते हैं। इन सब की पोचिंग होती है। ठीक, और इन सबको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, अवेयरनेस जनरेट करके। ठीक है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सबको बना के हम अपने नेचुरल जो वेजिटेशन है ना, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये क्रीक्स, लेक्स और जो वेटलैंड है इसको कंजर्व करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि हम अपना जो हमारा रिसोर्स है ना, प्रीशियस रिसोर्स है, उसको हम डिप्लेट ना होने दें और उसको हम सेव कर पाएँ। ठीक है, देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब। ह्यूमन एक्टिविटीज़ in several parts of the world have disturbed the natural हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीसीज़। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक बैलेंस की ज़रूरत है नेचुरल इन्वायरमेंट में। रिलेटिव स्पीसीज़
ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा तो इन्वायरमेंट में एक बैलेंस रहेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसने डिस्टर्ब कर दिया है इस नेचुरल जो हमारा हैबिटेट है स्पीसीज का। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड एंड एनिमल हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग की वजह से मतलब यहाँ पे लोग यहाँ पे जानवरों को जो बर्ड्स हैं उनको मारा जा रहा है जिसकी वजह से वो या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या तो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। मतलब या तो ख़त्म हो चुके हैं या तो ख़त्म होने वाले हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री वन महोत्सव शुड बी encouraged at the regional and community level. School children should be encouraged to bird watch and visit natural camps so that they appreciate the habitat of varied species. तो यहाँ पे कह रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाओ जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री या वन महोत्सव, इन सबको एनकरेज करने की ज़रूरत है रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल पे। जो स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको एनकरेज करो कि वो बर्ड वॉच करें, नेचुरल कैंप्स को विजिट करें जिससे कि वो जो वेरीड स्पीसीज़ का हैबिटेट है ना उसको अप्रिशिएट करें। Many countries have passed laws against the trade as well as killing of bird and animal. In India, killing lion, tiger, deers, great Indian bustard and peacocks are illegal. जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं उन्होंने लॉज को बनाया है कि जो बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं उनकी किलिंग ना हो, उनका ट्रेड ना हो, इसके अगेंस्ट में उन्होंने लॉज को बनाया है ना। जैसे इंडिया में देखें तो यहाँ पे लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, हमारा पिकॉक, इन सबको किल करना इलीगल है। An international convention cites and has been established that list several species of animal and bird in which trade is prohibited। तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट भी है जिसको बनाया गया, जिसमें कि बहुत सारी स्पीसीज को लिस्ट किया गया है एनिमल एंड बर्ड की, जिसका कि जो ट्रेड है वो प्रोहिबिटेड है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन एन एथिकल इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्लांट और एनिमल का कंजर्वेशन है ना वो हर सिटीजन की, हर इंसान की एथिकल ड्यूटी है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने साइट्स के बारे में थोड़ा सा बताया है। Cites the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora is an international agreement between governments। गवर्नमेंट के बीच का एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसका फुल फॉर्म साइट्स का दिया हुआ है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाuna। इसका एम क्या है? टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। मतलब क्या है कि इसका एम है कि ये इंश्योर करना कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है किसी भी वाइल्ड प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन का, वो उसके सर्वाइवल को थ्रेट ना करे। रफली 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। बियर, डॉल्फिन, काकटी, कोरल्स, ऑर्चिड्स, एलोइज, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है जो इसके अंदर प्रोटेक्ट किए गए हैं, ठीक है। आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सा सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है, तो टाइम, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर। बताओ कौन सा यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है, तो सॉइल टेक्सचर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप पे सॉइल इरोजन को यहाँ पे चेक करने के लिए कौन सा एक इम्पॉर्टेंट मेथड है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर स्टीप स्लोप है तो वहाँ मल्चिंग करेंगे, शेल्टर बेड लगाएंगे, नहीं टेरेस कल्टीवेशन करेंगे, है ना। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, मतलब यहाँ पे नेचर की कंजर्वेशन के फेवर में क्या चीज़ नहीं है। स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूज, डिस्पोज पॉली बैग आफ्टर शॉपिंग। तो यहाँ पे क्या है कि नेचर के कंजर्वेशन के फेवर में कौन सी चीज़ नहीं है कि पॉली बैग को शॉपिंग के बाद डिस्पोज करना, ये यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ नेचर के फेवर में नहीं आता है, ठीक है। लैंड यूज़ की बात करें तो लैंड यूज़ क्या है हमारा, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड, है ना। ह्यूमस क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल, ठीक है। फिर यहाँ पे रॉक डैम्स क्या है, रॉक डैम ओके, रॉक डैम्स बनाते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, ओके। एंड बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर क्या है, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर एंड दिस, ठीक। तो रॉक डैम्स सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए बनाते हैं, तो ठीक है, ओके। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।